हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शुभम नंदवाना और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही खास वीडियो लेक्चर। ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि आने वाले मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली नीट एग्ज़ाम के लिए। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस तरह के क्वेश्चंस जो पिछले एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कम टाइम में, जैसे कि अभी आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो कम से कम टाइम में किस तरह से आप मिनिमम एफर्ट्स के साथ में कम से कम प्रैक्टिस करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट या ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एग्जाम में एक्वायर कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ये बहुत सिंपल सी बात है कि एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट जैसे एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए या ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि सब कुछ आता हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो एग्ज़ाम में आया है वो हमें आता हो। तो हम उसी तरीके से कुछ इस पूरे वीडियो को आज आगे लेकर के जाने वाले हैं। इसमें हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसी वीडियो सीरीज़ में हमारे जो पुराने वीडियोज़ हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक्स के, सारे जो वीडियोज़ हैं उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अलग अलग टॉपिक्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और उनके क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को हमने देखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। सिंपल क्वेश्चंस वहाँ पर बहुत सारे होते हैं, आपको आइडेंटिफाई करने हैं, किस तरह से उनको अप्रोच करना है। और ये जो पूरा वीडियो है, ये देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा और आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एग्जाम में काफ़ी अच्छी तरीके से अप्रोच कर पाएंगे। इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ें पता चलेंगी कि किस तरह से हमको क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए, कौन से वो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेमिंग वहाँ पर होने वाली है और कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको स्पेशली फोकस करना है। सारी चीज़ें आपको कवर अप करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि लास्ट टाइम में अगर आप चाहते हैं कि हमको एक कंसाइज जो है सारे टॉपिक्स मिल जाएं कि सिर्फ इन टॉपिक्स को और इन तरह के क्वेश्चंस को अगर हम प्रैक्टिस कर जाएं और मैक्सिमम आउटपुट हम निकाल पाएं, तो ये वीडियो आपके लिए आज बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इसमें हम सबसे पहले जो क्वेश्चंस हम लेना चाह रहे हैं वो क्वेश्चंस बेसिकली बेस्ड होते हैं एक सिंपल सा फॉर्मूला पर। आप जानते हैं कि किसी भी चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख देते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू दैट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आप सभी बहुत इजीली जानते होंगे जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फोर्स है। अब इसको हम रिलेट कर सकते हैं मैकेनिक्स से, क्योंकि फोर्स जो है वो किसी भी तरह का हो सकता है। अब फोर्स लगता है तो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटीज में चेंजेस होते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है, वहां पर डिस्टेंस की बात हो सकती है, वेलोसिटी की बात हो सकती है, एवरेज वेलोसिटी की बात हो सकती है, एवरेज स्पीड की बात हो सकती है। यानी कि फोर्स को आप मैकेनिक्स के क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हैं और उस फोर्स का सोर्स कुछ भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पर्सपेक्टिव में बात करें तो वो सोर्स क्या हो सकता है, Q into E। तो जैसे कि यहां पर पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन्स फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h in a uniform and vertically upward directed electric field E. The direction of the electric field is now reversed, keeping its magnitude the same. A proton is allowed to fall from the rest in it through the same vertical distance h. The time to fall of the electron in comparison to the time of fall ऑफ द प्रोटोन इज। तो यहां पर एक सिंपल सी बात है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है फर्स्ट केस में, जिसका डायरेक्शन जो है वर्टिकली अपवर्ड्स है, और यहां पर हमने लिया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन सी। अब एक इलेक्ट्रॉन की अगर यहां पर हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, तो जो फोर्स लगने वाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, दैट वुड बी E into E। अब इस डायरेक्शन में इसको कितनी हाइट से हमें फॉल कराना है, h हाइट से। एक्सेलरेशन अगर आप इसका देखेंगे तो कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन, फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब इसको रेस्ट से हमने छोड़ा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ओके, यहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो नेग्लिजिबल है, उसको नेग्लेक्ट किया हुआ है। तो यहां से अगर आप देखेंगे कि h हाइट नीचे आने में इसे टाइम कितना लगेगा, तो आप सिंपली फॉर्मूला लगा सकते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इस इक्वेशन का यूज करते हुए। ओके, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। अब दूसरा केस यहां पर क्या होने वाला है कि हमने जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया। आप देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड्स था, अभी हमने डाउनवर्ड कर दिया है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन की जगह पर क्या आ गया है, एक प्रोटॉन आ गया है। आप देखें, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसका
वैल्यू कितना होगा, चार्ज ऑफ दिस प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वुड बी द फोर्स। और यहां पर अगर एक्सेलरेशन इसका देखें तो दिस फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। तो आप देख सकते हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों पर सेम है, सिर्फ डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया है। ओके, और इसको भी हमने कितनी हाइट गिराना है, h हाइट गिराना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सब चीजें सेम है। क्या क्या सेम है, यहां पर चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, और जो फोर्स है उसका डायरेक्शन भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों के लिए 0 होगी। लेकिन सिर्फ यहां पर डिफरेंस किस चीज का है, डिफरेंस है मास का, क्योंकि इसका मास और इसका मास डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन का मास डिफरेंस है और प्रोटॉन का मास डिफरेंट है, दोनों का मास डिफरेंट है, और यहां पर जो है एक्सेलरेशन उसकी वजह से दोनों का डिफरेंट आएगा। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि m इंटू ए is equal to q into e, q into e divided by m, this would be the acceleration as I have told you। और यहां से s equal to ut plus half a t square हमने यूज किया है, u 0 होने वाला, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो as you can see that h जो है यहां पर उसका वैल्यू क्या आ जाता है, अंडर रूट 2hm अपॉन क्यू ई। ओके, क्योंकि चार्ज q का वैल्यू जो है इट इज इक्वल टू e 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, जैसा कि आप देख सकते हैं। डिफरेंस यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, h भी सेम है, डिफरेंट है मास। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसको टाइम कितना लगेगा, ज्यादा लगेगा, और जिसका मास कम होगा उसको टाइम कम लगेगा। तो एज यू ऑल नो कि किसका मास ज्यादा होता है, यहां पर मास ज्यादा होता है प्रोटॉन का इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए, यानी कि टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन इट वुड बी लेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये F इजिकल टू क्यू ई पर बेस्ड है। यहां पर क्या है, अ टॉय कार विद चार्ज क्यू मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, यानी कि एक टॉय कार है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, और उस टॉय कार पर चार्ज है Q, उसके इन्फ्लुएंस में वो मूव कर रही है, यानी कि ये Q चार्ज वाली टॉय कार है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, Q इंटू ई। अब आप देखें कि ये फोर्स निकालने के बाद में हम इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और आगे इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो सिंपली एक मैकेनिक्स का क्वेश्चन हो जाएगा। उसमें भी हम बात करें कि स्ट्रेट लाइन मोशन का एक तरह से एक क्वेश्चन हो जाएगा। ड्यू टू दिस फोर्स क्यू ई, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6 in 1 second ड्यूरेशन एट द इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स। फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, यानी कि चार्ज वही है, फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, तो ये फोर्स अब अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगेगा, नहीं एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more seconds अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड, द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय कार बिटवीन 0 to 3 सेकेंड, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो इस सॉल्यूशन को देखने से पहले आप ये जो टाइमलाइन है इसको थोड़ा सा समझें यहां पर कि t इजिकल टू 0 से t इजिकल टू 1 तक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही रहा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, तो फोर्स कितना होगा, q इंटू ई, एज यू ऑल नो। तो एक्सेलरेशन यहां से कितना आ जाएगा, q इंटू ई बाय एम। अब क्या हो गया है, t इजिकल टू 1 तक ऐसा चला, अब t इजिकल टू 1 तक इसका वेलोसिटी क्या रहा और इसने डिस्टेंस कितना कवर किया वो मुझे कैलकुलेट करना है। इसने बताया है कि वेलोसिटी जो था इनिशियली 0 था और यहां पर कितना हो गया है, 6 हो गया है। 6 हो गया है, तो यहां से हमने क्या इक्वेशन लगाया, डिस्प्लेसमेंट वाला, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चूंकि u 0 है तो यहां पर क्या आएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। अब a का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन का वैल्यू, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो वेलोसिटी 6, इनिशियल 0 डिवाइडेड बाय टाइम इज 1 सेकंड, तो एक्सेलरेशन यहां से कितना आ जाता है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो s1 यहां से यहां तक के लिए इक्वेशन लगाया है, उससे डिस्प्लेसमेंट हमको मिल गया है s1 विच इज 3 मीटर्स, यानी यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेस हुआ, 3 मीटर्स। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, फ्रॉम t इजिकल टू 1 द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज बीन चेंज बाय 180 डिग्री, यानी अपोजिट कर दिया है, तो एक्सेलरेशन जो है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड वही रहेगा, क्यू ई बाय एम, क्योंकि मास वही है, चार्ज वही है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वही है, तो उसका वैल्यू भी कितना आएगा, जो पहले हमने कैलकुलेट किया था 6, बस डायरेक्शन चेंज हो गया है। अब फिर t इजिकल टू 1 से t इजिकल टू 2 तक के लिए हम डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लगाए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इस बार माइनस आएगा बिकॉज एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन, और इनिशियल वेलोसिटी क्या यूज होगा, 6 एज यू कैन सी। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू फिर से कितना आ जाता है बेटा, 3 मीटर्स। ओके, अब इसी को हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि डायरेक्शन अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का यही है।
ओके और यहां पर वेलोसिटी आप चेक करेंगे तो यहां वेलोसिटी क्या हो जाने वाली है, 0। अब मैं इक्वेशन लगा रहा हूं फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 3, देन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u इज 0 इन दिस केस, क्योंकि ये 1 सेकंड के लिए इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था, वेलोसिटी 6 हुआ फ्रॉम 0 टू 6। अब अपोजिट डायरेक्शन में फॉर द सेम टाइम द एक्सेलरेशन इज देयर, तो वेलोसिटी अब कम होगा और डिक्रीज होकर 0 हो जाएगा। अब यहां से क्या होगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज अगेन 6, ओके सो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस लगा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ -3, यानी कि इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 मीटर। अब आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड अगर हमको निकालना है तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 3 प्लस 3 प्लस 3, तो टोटल डिस्टेंस इज 9 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू the average speed, and average velocity is total displacement divided by time. So total displacement is from A point to C, the total displacement is 3. So total displacement divided by time is 3 seconds. So 1 meter per second. So ये आप समझ गए होंगे, ये एक हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या रोल था, F इजिकल टू QE। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रोल काफी कम है, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन का क्वेश्चन है कंप्लीटली। आगे इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। डाइपोल की यहां पर बात हो रही है, तो यहां पर डाइपोल जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं मेडिकल एग्जामिनेशंस में, स्पेशली नीट में, तो डाइपोल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और डाइपोल में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक उसके जो फॉर्मूलाज हैं और बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो पता होनी चाहिए कि डाइपोल का डायरेक्शन किस तरह से है, पोटेंशियल किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, और उसमें हम थोड़ा सा मैकेनिक्स इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि वर्क डन पूछ लिया जाता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछ लिया जाता है। वर्क डन इसके लिए आप जो मैकेनिक्स में आप वर्क पावर एनर्जी पढ़ते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली डील कर पाएंगे सिर्फ डाइपोल के बेसिक फॉर्मूलाज को यूज करते हुए। जैसे यहां पर हम बात करें, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज अलाइंड पैरेलल टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द डाइपोल बाय 90 डिग्री, यानी कि इनिशियली 0 डिग्री है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल मोमेंट का एंगल, और 90 डिग्री से आपको रोटेट करना है, तो कितना एनर्जी आपको सप्लाई करना है। अब इसमें सिंपली क्या है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है डाइपोल के लिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज माइनस P डॉट E, इट मींस माइनस PE cos थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, P इज डाइपोल मोमेंट, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बड़ा सिंपल है। अब यहां पूछा है कि 0 से 90 डिग्री करना है, कितना एनर्जी चाहिए, तो चेंज इन एनर्जी आप निकाल लें, ओके कि इनिशियली कितना एनर्जी था, फाइनली कितना एनर्जी, उनका डिफरेंस कितना होगा, वही एनर्जी मुझे सप्लाई करना होगा। तो इसका कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है। जो डेल्टा यू हम निकालना चाह रहे हैं, चेंज इन एनर्जी की कितना एनर्जी हमको सप्लाई करना है, दैट इज P माइनस P डॉट E, एंड P डॉट E में भी क्या, U2 माइनस U1, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट सेम है, चेंज क्या होगा, ये थीटा एंगल, सो cos θ2 माइनस θ1, तो हमको क्या करना था, यहां पर 90 डिग्री पर ले जाना है, तो θ2 इज 90 डिग्री एंड θ1 इज 0, तो इसको वैल्यू प्लेस करने पर आपको यहां पर आंसर क्या मिल जाता है, P विच इज B, ओके। सो दिस इज क्वाइट सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of dipole moment P is lying along a uniform electric field E, the work done in rotating the dipole by 90 डिग्री। तो पिछला जो क्वेश्चन है बिल्कुल ये उसी तरह का एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि 2 बार सेम क्वेश्चन आ चुका है, बस थोड़ा सा जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है फ्रेमिंग का वो चेंज कर दिया गया है। पिछली बार पूछा गया है कि कितना हमको इसमें एनर्जी सप्लाई करना है, और यहां पूछा गया वर्क डन कितना होगा उसको रोटेट करने के लिए। सो वर्क डन जो होगा वो एनर्जी सप्लाई के इक्वल होगा। आप वर्क एनर्जी थ्योरम से देख सकते हैं, वर्क डन बाय अस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क पावर एनर्जी में आप लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज हम कर नहीं रहे हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कोई वर्क नहीं है, तो वर्क डन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस P डॉट E, इट मींस माइनस PE cos थीटा। तो जिस तरह से पिछली बार हमने सॉल्व किया एग्जैक्टली वैसे इसको सॉल्व करेंगे और आंसर फिर से सेम आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर पूछा है डाइपोल मोमेंट ऑफ P is placed in the uniform electric field E, then torque acting on it is given by। आप देख सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी जानते हैं, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर PE sin थीटा, तो ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है। तो यहां से आंसर आ जाएगा B, ओके। P क्रॉस E, P is dipole moment and E is electric field here, तो बड़ा सिंपल सा है।
नेक्स्ट यहां पर फिर से डाइपोल का एक और क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं डाइपोल जो है रेगुलरली पूछा जाता रहा है और काफी सिंपल लेवल पर पूछा जा रहा है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, यानी कि उसका स्ट्रेंथ आपको दिया हुआ है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क equal to 4 Newton. The charge on the dipole if the dipole length is 2 centimeter. See, dipole moment कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये भी सिंपल सा फॉर्मूला है कि चार्ज हम ले लेते हैं कि डाइपोल का चार्ज कितना है और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको डाइपोल मोमेंट मिल जाता है। अब रही बात टॉर्क की, तो टॉर्क आपके पास कैसे आता है, हम वहां पर टॉर्क के लिए क्या करते हैं, पी ई साइन थीटा, इट मींस पी क्रॉस ई। ओके, ये हम करते हैं टॉर्क के लिए। फाइन, मैग्नीट्यूड वाइज मैं बात कर रहा हूं। अब आपको क्या करना है, इन फॉर्मूलाज में सिंपली वैल्यूज प्लेस करनी है। थीटा हमको दिया हुआ है, ई हमको दिया हुआ है, टॉर्क हमको दिया हुआ है, लेंथ हमको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में। क्यों निकालना है, तो आप जानते हैं टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा, पी का वैल्यू डाले क्यू इंटू एल, ई साइन थीटा, यहां से निकालना है हमको क्यू, देन टाउ डिवाइडेड बाय ई एल साइन थीटा। तो सारा वैल्यू प्लेस करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर हियर। आंसर इज गोइंग टू बी बी 2 मिली कूलम। ओके, सो बहुत सिंपल है। अब डाइपोल के बाद यहां पर हम दूसरे तरीके के क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये क्वेश्चंस बेसिकली बेस्ड होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेशन पर। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है हमारे प्रीवियस वीडियोस में, तो अगर आपको कॉन्सेप्चुअली चीजें समझनी है तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। गो थ्रू दैट वीडियो एंड यू विल कम टू नो कि किस तरह से रिलेशन निकाला जाता है। तो वैसे बड़ा सिंपल है, मैं आपको एक बार ब्रीफली बता देता हूं। आपको अगर चेंज इन पोटेंशियल निकालना है, इट वुड बी इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, 1 पोजिशन टू 2nd पोजिशन, एंड इट वुड बी v2 माइनस v1। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, एक तरह से चेंज इन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, का माइनस तो लगेगा ही, आई कैप माइनस वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन जे कैप और z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे k कैप। यानी कि आप अगर पोटेंशियल का पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको मिल जाता है। तो यहां क्या पूछा हुआ है, पोटेंशियल इज गिवन in the terms of x, y and z and you need to calculate the electric field at a certain point। यानी कि एक पॉइंट भी दिया है, तो बड़ा सिंपल है। आपको सिर्फ क्या करना है, इस पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना। जैसा आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है, जैसा मैंने बताया पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हुए। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब यह है कि जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आप y और z को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। जब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और z को, इसी तरह से z के रेस्पेक्ट में अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x और y को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो यहां पर हमने वैसा ही किया हुआ, आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने x के रेस्पेक्ट में इस पूरे को डिफरेंशिएट किया है पार्शियली, तो मैं क्या कर रहा हूं, y और z को कांस्टेंट कंसीडर कर रहा हूं। तो यहां पर आएगा 6y आएगा मेरे पास, y का क्या हो जाएगा, चूंकि कांस्टेंट है तो 0 डिफरेंशिएशन। इसी तरह से y और z दोनों कांस्टेंट होंगे इस टर्म में, तो क्या होगा, उनका भी डिफरेंशिएशन 0। तो सिंपली क्या बच गया, 6y i कैप। इसी तरह से बाकी भी हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया। अब ये हमको एक एक्सप्रेशन मिला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसने स्पेसिफिकली पूछा है कि इस पॉइंट पर 1,1,0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो आप क्या करें, सिंपली x, y और z की वैल्यूज 1, 1 और 0 जो है प्लेस कर देंगे, तो आपको यहां पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगा विच इज गोइंग टू बी d। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट यहां पर अब क्या हो रहा है, उसी तरह का क्वेश्चन है। यहां पर फिर से हमको क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन दिया, वी नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर एक स्पेसिफिक पॉइंट पर नहीं पूछा है, जनरल एक्सप्रेशन पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आप सिंपली पार्शियल डिफरेंशिएट करें यहां पर और आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर मिल जाएगा। आंसर हो जाएगा यहां पर डी। आगे यहां पर मैं बात करता हूं तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ये मैंने आपको जो पुराने वीडियोस हैं जहां पर रिलेशन की मैंने बात की है, तो वहां पर भी मैंने ये इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझाया है। ABC there are 3 points in a uniform electric field, the electric potential is। तो आपको अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पता करना है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का
पता करना है कि किस पॉइंट पर ज्यादा होगा, किस पॉइंट पर कम। तो एक सिंपल बेसिक रूल है जो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। वो रूल क्या है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन को फॉलो करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जो है वो डिक्रीज होता जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो अगर मैं इस लाइन के अलॉन्ग आगे बढ़ूंगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर कम होता चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा कहां होना चाहिए, बी पर, उसके बाद कहां होगा, सी पर, और उसके बाद ए पर। पोटेंशियल एट बी इज मैक्सिमम, देन पोटेंशियल एट सी, देन पोटेंशियल एट ए। तो सबसे कम कहां होगा, ए पर, एंड मैक्सिमम एट बी। सो आंसर इज गोइंग टू बी डी हियर। ओके, डी, फाइन। सो इट इज क्वाइट सिंपल। तो सिंपल ये ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन को फॉलो कर रहे हैं, पोटेंशियल कम होते जा रहा है। आगे बढ़े यहां पर। अब यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो फ्लक्स से रिलेटेड है। सी, अब फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो आप जानते हैं कि फ्लक्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। नहीं जानते हैं, गो थ्रू द वीडियो और रीड सम बुक्स एंड यू विल कम टू नो कि फ्लक्स कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए, Q enclosed डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी कि कोई भी एक सरफेस है, एनक्लोज सरफेस है, उसमें जो टोटल चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और इफ इट इज इन सम मीडियम तो मीडियम का परमिटिविटी यहां पर हम यूज करेंगे। तो इस तरह से फ्लक्स कैलकुलेट किया जाता है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जनरली पूछे जाते हैं, जो अप्रोच रहा है मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो रिलेटेड होते हैं क्यूब से। तो क्यूब में कुछ एक फिक्स पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन यहां पर है, Q माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ईच सरफेस विल बी। तो पहले इसको देख लेते हैं कि हमारे पास में क्या है कि एक क्यूब है, ठीक है। क्यूब के डायमेंशन से हमको कोई लेना देना नहीं है, इट्स जस्ट अ क्यूब, ओके। किसी भी डायमेंशन का हो सकता है, और सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, पॉजिटिव चार्ज है क्यू। तो हमने जैसा अभी देखा कि चार्ज एनक्लोज कितना है यहां पर, क्यू, ओके, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो आ गया फ्लक्स, दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब। बट वो क्या पूछ रहा है कि हर एक सरफेस से कितना पास हो रहा है। अब आप देखें कि क्यूब के सेंटर पर ये रखा है, यानी कि ये सिमेट्रिकल है पोजीशन वाइज। सारे जो इसके सरफेसेस हैं सभी से सिमेट्रिकल डिस्टेंस पर या पोजीशन पर ये जो चार्ज है वो रखा हुआ है, यानी कि सभी सरफेसेस से जो फ्लक्स पास होगा वो हर एक सरफेस के लिए इक्वल होगा। और यहां सरफेसेस कितनी है इस तरह की, 1 2 एंड 4 अदर्स, तो टोटल 6 सरफेसेस आर देयर और सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो फ्रॉम ईच सरफेस द फ्लक्स विल बी Q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो हर एक सरफेस से कितना होगा, 1/6 होगा। यहां पर चूंकि माइक्रोकूलम था इसलिए 10⁻⁻6 भी यहां पर लिखा गया है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। अब इसमें क्वेश्चन किस किस तरह के आ सकते हैं। ये जो चार्ज है प्लस Q, ये सेंटर पर ना होकर किसी एज पर हो सकता है, किसी एक सरफेस पर हो सकता है, और किसी कॉर्नर पर हो सकता है। इनको आप याद भी रख सकते हैं, वैसे कैलकुलेट करना बड़ा सिंपल सा है, बट आपको अगर रिमेंबर है, इफ यू आर गोइंग टू मेमोराइज दीज थिंग्स देन इट वुड बी क्वाइट इजी फॉर यू। सो आप डायरेक्टली जो है वहां पर आंसर जो है अप्लाई कर सकते हैं, आंसर टिक मार्क कर सकते हैं, ओके। तो यहां पर आपको क्या करना है, सिंपली इस तरह से कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर अगर मैं लेता हूं, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ए इफ अ पॉइंट चार्ज Q इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। तो अब यहां पर जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है क्वेश्चन कि यहां पर अभी एक कॉर्नर पर रखा है, ना कि सेंटर पर रखा है। तो कॉर्नर पर रखा है तो हमको क्या करना है, यहां पर फिर से फ्लक्स कैलकुलेट करना है, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, बट द चार्ज हैज टू बी इनक्लोज। अब ये तो कॉर्नर पर रखा है तो इसको इनक्लोज करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको इस तरह से यहां पर बाकी 7 और क्यूब्स अरेंज करने होंगे। सी, यहां इस कॉर्नर पर रखा है। अब आप इसको थोड़ा सा 3D में इमेजिन करने की कोशिश करें, तो मुझे इसको इनक्लोज करना है सिमेट्रिकली। तो मैं क्या करूंगा, सिमिलर एक क्यूब इसके मैंने बगल में रखा, बिल्कुल इसके बे साइड में रखा है यहां पर, और वैसे ही 2 क्यूब इसके पीछे, तो 4 हो गए, और चारों के बिल्कुल सेंटर पर यह है लेकिन अभी भी इनक्लोज नहीं है। तो वैसा ही 4 क्यूब का एक सेटअप ऊपर रख दिया है। अब क्या हो गया है कि सपोज ये ए साइड का एक क्यूब था, ओके, और इस तरह से हमने क्या किया है, एक क्यूब ये, एक क्यूब ये, इसके पीछे भी एक क्यूब, इसके पीछे भी एक क्यूब, और ऊपर भी उस तरह के 4 क्यूब। तो अब हमने क्या कर दिया, एक्चुअली ये एक ही जगह ये 2A साइड का हमने क्यूब जो है वो बना लिया है एक तरह से। इसी तरह के टोटल
8 क्यूब्स मिला करके। और ये जो चार्ज क्यू यहाँ पर था ये अभी फिलहाल कहाँ पर है, ये इसको आप फॉलो करेंगे नीचे जाएंगे तो बिल्कुल सेंटर में है ये। सो इट इज बीन इनक्लोज्ड। अब इसको इनक्लोज कर लिया है। अब यहां पर क्या पूछा है कि इस क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स बताना है। लेकिन अगर मैं इस चार्ज की इस कंडीशन में पोजीशन देखूं तो वहां पर 8 क्यूब्स हैं और आठों क्यूब जो है सिमेट्रिकल पोजीशन पर है उस चार्ज से। तो मैं क्या देखता हूं, मैं सबसे पहले ये जो टोटल सरफेस बना है, ये जो 8 क्यूब को मिला करके इसको एक हम इनक्लोज सरफेस माने तो उससे पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, दैट वुड बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हर एक क्यूब जो है वो सिमेट्रिकल पोजीशन में है तो हर एक क्यूब से बराबर बराबर फ्लक्स पास होगा। टोटल 8 क्यूब है तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 1/8 से। ओके, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, बी, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसी तरह से जैसा मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा था, अगर किसी साइड पर होगा, यानी किसी भी एक साइड पर होगा क्यूब के ये चार्ज, तो इसको इनक्लोज करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस तरह के 3 और क्यूब्स अरेंज करने होंगे। तो टोटल वहां पर कितने हो जाएंगे, 4। और हर एक क्यूब से कितना पास होगा, टोटल चारों को मिला करके कितना पास होने वाला है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हर एक से कितना होगा, डिवाइडेड बाय 4 हम कर देंगे तो वहां पर आंसर आएगा Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से अगर किसी एज या साइड पर ना हो करके सरफेस पर है किसी, यानी किसी एक प्लेन में है, उसके जो 6 प्लेन्स हैं उनमें से किसी एक प्लेन पर है, तो अब उसको कवर करने के लिए आप क्या करेंगे, इस प्लेन पर है तो हम क्या करेंगे, एक और क्यूब यहां पर रख देंगे तो दोनों के वो सेंटर में आ गया है। और टोटल जो है इनक्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स इज गोइंग टू बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और 2 क्यूब हैं, दोनों से बराबर पास होगा तो हर एक के लिए कितना होगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अगर साइड पर है, सरफेस पर है तो एक क्यूब से पास होने वाला Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर एज पर है तो Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और अगर कॉर्नर पर है तो Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। आगे बढ़े। A charge Q is situated at the corner of a cube. The electric flux passing through all the 6 surfaces of the cube is, all the 6 surfaces means किसी एक से नहीं पूछ रहा है, टोटल क्यूब से कितना पास हो रहा है। तो यही क्वेश्चन पहले भी आया है, कितना होगा, बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। बी इज द आंसर अगेन। तो सेम क्वेश्चन देखें आप 2 बार पूछा गया है, यानी क्यूब के 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो क्यूब बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यूब का फ्लक्स आप देखेंगे हर एक सिचुएशन चार्ज के लिए क्या क्या फ्लक्स होगा उसको प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है यहां पर, अ पॉइंट चार्ज Q is placed at the center of the cube. Again cube is here. Of side L the electric flux emerging from the cube is. अब यहां पर क्या हुआ है कि सेंटर पर रखा हुआ है, कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो सेंटर पर रखा होगा तो कितना पास होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, total flux is Q upon epsilon naught and it is an important thing that does not depend on the size of the cube। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर उसका जो साइड है वो L लेंथ का है, 2L लेंथ का है, 3L लेंथ का है, डजंट मैटर, कितना होने वाला है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स वहां से होने वाला है। ओके, अब यहां पर हम फ्लक्स के बाद जो है बात कर रहे हैं यहां पर एक तरह से गॉस थ्योरम की। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस थ्योरम का यूज किया जाता है। तो गॉस थ्योरम के भी या गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो किस तरह से अप्लाई किया जाता है एक बार मैं जल्दी से आपको रिमाइंड करवा देता हूं। फ्लक्स हमने कैलकुलेट करना है Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स को एक और तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इंटीग्रेशन E डॉट ds। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ds इज द एरिया वेक्टर, तो इनक्लोज्ड यहाँ पर इंटीग्रेशन, एक क्लोज्ड इंटीग्रेशन हम कर रहे होते हैं, उससे भी फ्लक्स मिलता है, दोनों को इक्वेट करते हैं, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है। अब यहाँ पर क्या कहा हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सर्टेन रीजन इज acting radially outwards and is given by is equal to AR, where R is the radius of the sphere, or we can say the distance जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैलकुलेट करना है। यानी कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस इक्वेशन से दिया जा रहा है। नाउ अ चार्ज कंटेन्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस A, यानी कि एक स्फीयर है, वो एक हाइपोथेटिकल स्फीयर भी हो सकता है जिसका रेडियस A है और सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है, तो उसका वैल्यू कितना होगा अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से जनरेट हो रहा हो। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, ये हमारे लिए गॉसियन सरफेस हो गया जिसका रेडियस क्या है, A है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में आप देख सकते हैं।
और अगर आप यहाँ पर अगर इस सरफेस का जो स्फीयर है उसकी सरफेस का एरिया वेक्टर देखेंगे तो एरिया वेक्टर भी क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। सरफेस के परपेंडिकुलर यानी कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूं इस मेथड से तो क्या आने वाला है, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस, दिस स्फेरिकल सरफेस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरा तरीका क्या है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। चूंकि यहां डॉट प्रोडक्ट में करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो सरफेस स्फीयर का जो सरफेस है उसका एरिया वेक्टर जो है वो रेडियली आउटवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड है। तो दोनों के बीच में यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल होगा 0। सो डॉट प्रोडक्ट करने पर आएगा cos 0 विच इज 1। तो सिंपली मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पर और यहां पर सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो डिस्टेंस है सेंटर से वो a है, यानी मैग्नीट्यूड भी इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के हर पॉइंट पर सेम होगा और उसका डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड्स होगा। तो सिंपली ये कितना हो जाएगा, a इंटू आर, और आर की जगह पर क्या प्लेस करेंगे हम, स्मॉल a। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टोटल एरिया विच इज 4 पाई a स्क्वायर सरफेस एरिया। तो ये वैल्यू a इंटू ए 4 पाई a स्क्वायर इज इक्वल टू दिस फ्लक्स वी हैव कैलकुलेटेड थ्रू दिस मेथड, q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आपको q का वैल्यू इजीली मिल जाता है और आंसर आपका आ जाता है a। फाइन। सो ये भी एक बड़ा सिंपल तरीका है। तो ये आपके लिए जो क्वेश्चन है ये किस चीज़ का हो गया है, ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन हो गया है। तो जो बेसिक एप्लीकेशन है, जिस तरह से आप देखें कि किसी वायर के थ्रू किस तरह से हम गॉस थ्योरम का यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं वायर की वजह से या पॉइंट चार्ज की वजह से, और इस तरह का कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी हो सकता है। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दें और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस भी आप रिवाइज करें। इसी के साथ साथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बेसिक फॉर्मूलाज है आप वो जरूर ध्यान रखें। चाहे आप डेरिवेशन उनका समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं, आपको पता है कि नहीं कि ओरिजिन इसका कैसे हुआ है, कंसेप्चुअली आप डेप्थ में नहीं जा पा रहे हो, डजंट मैटर, आपको फॉर्मूलाज सारे ध्यान रखने हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नीट या जो मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं कई बार उसमें काफी सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। कई बार तो फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, जैसे आपने देखा प्रीवियस केस में कि टॉर्क का फॉर्मूला पूछ लिया था डाइपोल के लिए। तो फॉर्मूला ध्यान हो तो एटलीस्ट उनसे ये होगा कि अगर बहुत सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम कम से कम वो अटेम्प्ट कर पाए। ओके, नेक्स्ट यहां पर है चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस capital Q, the system of the three charges will be in equilibrium if Q is equal to। यानी कि क्या हुआ है यहां पर, a charge small q is placed at the center of the line joining by the two charges। यानी कि ये दो चार्जेस हैं और इनके सेंटर पर सपोज यहां से L डिस्टेंस पर और यहां से L डिस्टेंस पर मैंने एक चार्ज Q प्लेस कर दिया है। नाउ इट इज बीइंग आस्क्ड कि ये सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में कब होगा, उसके लिए ये जो चार्ज है स्मॉल q इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। सी एक चीज तो यहां से समझ में आता है कि हर एक जो पॉइंट चार्ज है उस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो हम क्या करें, इन दोनों में से किसी भी एक चार्ज पर टोटल फोर्स जो है वो बैलेंस करें। तो उसके लिए यहां पर देखें क्या किया हुआ है, ये जो चार्ज है कैपिटल Q है इस पर कितना लगाएगा, k दिस Q इंटू Q अपॉन द डिस्टेंस स्क्वायर। लेट्स से द डिस्टेंस इज r, दिस टोटल डिस्टेंस इज r। ओके, सो k q अपॉन r स्क्वायर, k इज 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। और दूसरा फोर्स कौन लगाएगा, ये वैसे तो हम जान रहे हैं कि नेगेटिव होना चाहिए, बट सपोज आपको साइन अभी पता नहीं है तो आप सिंपली क्या करें, इसकी वजह से इस पर फोर्स लगाएं और पॉजिटिव ही लगेगा वो, यानी कि इस डायरेक्शन में लगेगा, रिपल्सिव फोर्स ही होगा। तो k q इंटू स्मॉल q, force between these two charges upon the square of the distance which is r by 2 in this case because this small q charge is at the center। okay, so ये आ गया। अब नेट फोर्स क्या होना है, 0। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो सिंपली आपको यहां से q का वैल्यू मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, इसको थोड़ा सा लेंथी करना होता है तो डिस्टेंस भी पूछा जाता है कि किस डिस्टेंस पर प्लेस होना चाहिए ओके इक्विलिब्रियम के लिए, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डजंट मैटर। इसी प्रोसेस के थ्रू, जैसे यहां पर सिर्फ एक ही वेरिएबल था क्यों, तो एक ही इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ी। अगर डिस्टेंस भी पूछता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस पर तो हमने नेट फोर्स बैलेंस किया ही किया, साथ ही साथ हम इस पर या इस पर भी नेट फोर्स बैलेंस करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस A हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन एज। यानी कि सिंपली क्या है कि हमारे पास सेमी सर्कुलर शेप है, यानी कि एक हाफ रिंग है, उसका सेंटर है अगर O, इसका रेडियस है A, इसका चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। तो यहाँ O पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा
वो कितना होगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये सिंपली क्या है, एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, 2k लैम्डा अपॉन द रेडियस a, और k का वैल्यू क्या हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय a। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से c। तो आप देख सकते हैं जैसा मैं बता रहा था कि इट इज जस्ट एन फॉर्मूला है सिंपल, आप इस फॉर्मूला को यूज करें और डायरेक्ट आंसर आ रहा है। यहाँ पर आपको वैल्यू भी प्लेस नहीं करनी, फॉर्मूला ही पूछ लिया गया है। सो इट इज क्वाइट सिंपल। नेक्स्ट, देयर आर 4 पॉइंट चार्जेस placed one at each corner of the square. The relation between capital Q and small q for which the potential at the center of the square is 0। अब ये बड़ा सिंपल सा हो गया कि किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला है, उसको आपको यूज करना है, दैट इज के क्यू अपॉन आर। तो यहां पर ये सिचुएशन है, ये आपको दिया हुआ है और सेंटर जो है उस पर हमको क्या करना, लेट्स से सेंटर इज ओ, सेंटर पर पोटेंशियल 0 होना चाहिए। ओके, और पोटेंशियल क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आप क्या करें, इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल और इसकी वजह से पोटेंशियल जो है वो निकालें और सिंपली उनको अलजेब्रिक सम कर दें। आप देख लें कि ये डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा और ये डिस्टेंस कितना होगा। तो सारे डिस्टेंसेस सेम होने वाले हैं क्योंकि एक स्क्वायर है, सिमेट्रिकल सिचुएशन है यहाँ पर। तो जो डिस्टेंस होगा दैट इज गोइंग टू बी a/√2। तो यहाँ पर हमने बस वही किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a/√2 जो है OA, OB, OC एंड OD, OA, OB, OC एंड OD, ये सारी डिस्टेंसेस हो गई हैं। अब यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो K तो सभी में कॉमन आने वाला है क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन द डिस्टेंस R, वेयर K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो आप देखें कि यहाँ पर जो है डिस्टेंसेस सभी में सेम आएगी, ये K हमने कॉमन लिया है। अब चार्जेस देखें, ये -Q, हियर इट इज माइनस स्मॉल q, हियर इट इज स्मॉल 2q एंड हियर इट इज 2 कैपिटल Q और इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व किया, दिस इज द रिलेशन, देन आंसर इज गोइंग टू बी A। ओके, कितना सिंपल है, सिर्फ ये फॉर्मूला को आपको अप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, देयर आर 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, साइज 2L शोन इन द फिगर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A मिडवे बिटवीन द 2 चार्जेस इज। यानी कि अभी उसी तरह का सेटअप है, करना वही सब कुछ है, अब थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया है। सेंटर की जगह पोटेंशियल हमको इस पॉइंट A पर देखना है, साथ ही साथ यहां पर रिलेशन ना निकालते हुए हमको पता करना है कि इस पर पोटेंशियल होगा कितना। यानी काम वही करना है कि आपको फॉर्मूला लगाना के क्यू अपॉन आर वाला। आर के लिए आपको सबकी डिस्टेंस पता करनी है, क्यू के वैल्यूज गिवन है। ओके, तो अगर हम यहां से देखें, ये डिस्टेंस जो है P और A की, ये कितनी हो जाएगी A/2, ये हो जाएगा A/2। अब मुझे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकालनी है। ये दोनों डिस्टेंस भी आपस में सिमिलर होंगी, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, आप देख पा रहे हैं ये A है, ये A/2 है और इसका वैल्यू आ जाएगा √A²/4 प्लस A²। तो देखें आप, यहाँ से हम निकाल चुके हैं। A की जगह एक्चुअली यहाँ पर L है, माई मिस्टेक, द साइड इज इक्वल टू 2L। तो A जहां पर भी है वहां आप क्या यूज करें, 2L यूज करें। देख सकते हैं आप यहाँ पर, हमने यहाँ पर वैल्यू निकाला हुआ PA इज इक्वल टू AS इज इक्वल टू L। ये दोनों तो L हो गया क्योंकि 2L था। दूसरा हमको निकालना AR/AQ, जैसा कि डायग्राम में शो किया हुआ है। सो इट इज 2L एंड इट इज L। सो 2L² प्लस L² अंडर रूट दिस इज L√5। अब क्या करें, A पर पोटेंशियल चाहिए तो सबकी वजह से निकाल लें, यहाँ पर इसकी वजह से निकालें, Q चार्ज इज Q अपॉन डिस्टेंस PA। इन द सेम वे हियर द डिस्टेंस इज AS, इन दिस केस इट इज -Q AQ एंड हियर -Q अपॉन AR। ओके, और डिस्टेंसेस हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो वैल्यू प्लेस करेंगे, यू विल गेट द आंसर विच इज C। ओके, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं ये, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का यूज है और विच इज क्वाइट सिंपल, मतलब बहुत ही बेसिक ज्योमेट्री है। ऐसा नहीं है कि एडवांस जो जेई एडवांस या जेई मेंस में काफ़ी क्वेश्चंस में क्रिटिकल ज्योमेट्री यूज होता है, तो वैसा कुछ नहीं है क्योंकि आपका बैकग्राउंड जो है वो मैथमेटिक्स नहीं है, इसलिए इसको सिंपल कर दिया गया है, तो उसका आप चिंता ना करें। नेक्स्ट है यहाँ पर, चार्ज Q2 इज एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ विद रेडियस R, वर्क डन इन कैरिंग द चार्ज Q1 अराउंड दिस इक्विपोटेंशियल पाथ। यानी यहां पर कहा हुआ है कि चार्ज Q2 एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R। ये Q2 है,
देखिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, एक सिंपल सी चीज है वो मैं आपको बताऊंगा, आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ा सा मैं फिर भी इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। नाउ रेडियस r इज गिवन हियर एंड वी नीड टू कैलकुलेट द वर्क डन, ओके, वर्क डन इन कैरिंग चार्ज Q1 अराउंड दिस इक्विपोटेंशियल पाथ, यानी कि Q1 जो है उसको मुझे यहाँ पर पूरा रोटेट करवाना है उस पाथ पर, तो कितना वर्क डन यहाँ पर होगा ये हमको बताना है। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, आप देखें कि यहाँ पर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसकी वजह से लगेगा, यानी कि इसको जब मैं मूव करवाऊंगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव करवाऊंगा, ओके। अगर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मैंने बात की, मैंने उसको सर्कल कंप्लीट कर दिया, यानी कि मैं किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरह का फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में या कंजर्वेटिव फील्ड में किसी एक सर्टेन पॉइंट से स्टार्ट करते हुए आप वापस उसी सर्टेन पॉइंट पर आ जाते हैं तो वर्क डन उस केस में क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड या फोर्सेस के केस में पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है पोजीशन पर कि पोजीशन क्या है, और उसी पोजीशन पर आप आ जा रहे हैं तो जीरो होगा। खैर इसको हम दूसरे तरीके से भी देखें। अब इसको अगर मैं पूरा सर्कल नहीं कंप्लीट कर रहा हूं, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर भी लेकर के आऊं तो भी वर्क डन जीरो होने वाला है। क्यों होने वाला है, सी अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि वर्क डन बाय एस प्लस वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हम यूज कर रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का। सो यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं, काइनेटिक एनर्जी में हमको चेंज करना नहीं है, तो वी कैन से वर्क डन अस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे आता है, चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल, V2 माइनस V1, पोटेंशियल माइनस करेंगे और उसको चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज मिलेगा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वैसे ही हमने कैलकुलेट किया। अब उसने कहा हुआ है सिंपली इट इज एन इक्विपोटेंशियल पाथ, इट मींस इट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल मतलब हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो सेम है, यानी कि यहाँ पर भी V है तो यहाँ पर भी V है और हर एक पॉइंट पर V है, तो आप इसको कहीं भी मूव करवाएं विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी, देयर इज नो वर्क डन बाय यू और बाय द एक्सटर्नल फोर्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ये चीज समझ में आ रहा होगा आपको, ओके। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं, जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर होता है। आप सपोज करें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब इसको आप कैसे देख सकते हैं, सी जो चेंज इन पोटेंशियल होता है वो कैसे निकाला जाता है, इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। सो मैं 1 पोजीशन से 2 पोजीशन की बात कर रहा हूं, तो आप देखें कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, यानी कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। इट मींस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो, यानी कि ये क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सिंपल सी बात है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी द वर्क डन इज गोइंग टू बी जीरो ऑलवेज। दूसरा, इक्विपोटेंशियल सरफेस हम अगर देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है टू दैट सरफेस, ओके, और हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होने वाला है। तो आंसर इस केस में क्या होगा, सी, विच इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम बात करें, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r is given a charge q, the electric potential and the electric field at the center of the sphere respectively are, यानी कि क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वेल एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल फॉर्मूला है, सी कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो कोई भी स्फीयर की अगर हम बात करें यहां पर, तो उसके जो सरफेस है उस पर पोटेंशियल क्या होता है, दैट इज के क्यू अपॉन आर, और सरफेस पर के क्यू अपॉन आर है। और इनसाइड द इलेक्ट्रिक जो अगर यहां पर हम बात करें इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर, बिकॉज दिस इज द कंडक्टिंग स्फीयर, सो इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑलवेज। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है और यहां पर पोटेंशियल V सरफेस पर होता है के क्यू अपॉन आर, फाइन। अब मैं इसको यहां पर लेकर के आने वाला हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है तो मैं यहां पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने वाला, लेट्स से इट इज VC सेंटर पर। सो VC माइनस दिस V एट द सरफेस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट डी आर माइनस, इंटीग्रेट करूंगा यहां से यहां तक, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो थ्रू आउट क्या होगा, जीरो,
ओके तो चेंज इन पोटेंशियल भी क्या होगा, जीरो, यानी कि जो पोटेंशियल सरफेस पर है वही पोटेंशियल यहां पर भी रहेगा। तो सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी पॉइंट ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी इज गोइंग टू बी जीरो। तो क्या होने वाला है यहां पर, पोटेंशियल एट द सेंटर इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन द स्फीयर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज जीरो। और अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर भी होता है, होलो स्फीयर, तो सेंटर पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये हम ऑलरेडी जानते हैं, बेसिक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला बेस यहां पर क्वेश्चन भी काफी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट यहां पर है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, यानी कि एक स्फेरिकल शेल है, कंडक्टिंग चार्ज स्फेरिकल शेल है, इससे 3r/2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है। ओके नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस r/2, यानी कि r/2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, r इसका रेडियस है। तो जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि क्या होता है कि अगर आपके पास कंडक्टिंग बॉडीज हैं तो कंडक्टिंग बॉडीज के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। दूसरी बात, यहां पर अब कंडक्टर तो वैसे है नहीं क्योंकि ये तो शेल है, लेकिन अगर हम किसी कंडक्टिंग शेल या एक कंडक्टिंग इनक्लोज्ड बॉडी हम लें तो उसके अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, या अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, और सरफेस पर जितना पोटेंशियल है विच इज इक्वल टू के क्यू अपॉन द रेडियस, वही अंदर किसी भी पॉइंट पर होगा। ओके आपको ये चीज समझ आ रही है यहां पर। और इसको हम एक तरह से क्या देख सकते हैं कि अगर कंडक्टिंग बॉडी भी होती है, कंप्लीट सॉलिड स्फीयर भी होता, तो भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। नेक्स्ट है, a figure is given to us. Now the electric field lines on the force due to two charge Q1 and Q2, what are the signs of the two charges? यानी कि ये दो चार्ज हैं, यहाँ पर लेट्स से ये Q1 है और ये Q2 है, इनके साइन क्या है, किस तरह के ये चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। पहली चीज आप देखें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, यानी कि दोनों का जो सिंबल होगा वो सेम होगा, यानी इधर बोथ आर गोइंग टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव चार्जेस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्जेस पर एंड होती हैं। अब यहां पर देखें आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं यहां पर एंड हो रही हैं, यहां पर भी एंड हो रही हैं, यानी कि दोनों क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, सो बोथ आर गोइंग टू बी नेगेटिव, यहां से सिंपली हम देख सकते हैं। तो पिछले कुछ क्वेश्चन से हम यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं कि कंडक्टर्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसा मैंने बताया इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसके थ्रू वर्क डन, कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, सरफेस पर जो पोटेंशियल है वही अंदर किसी भी पॉइंट पर होगा, वहाँ पर शेप्स अलग अलग हो सकते हैं, स्फीयर हो सकता है, कोई और दूसरी बॉडीज हो सकती है। तो कंडक्टर के जो बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, उनको आप अच्छे से रिवाइज करें, और साथ ही साथ चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं उनसे रिलेटेड भी आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गैदर करें, उसको सीखें। बहुत सिंपल है कि किस तरह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ होंगी। अगर दो पॉजिटिव चार्ज साथ साथ रखें या दो नेगेटिव हैं, या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो किस तरह से फील्ड लाइंस ड्रॉ होंगी, कंडक्टर के थ्रू फील्ड लाइंस किस तरह से होंगी, कंडक्टर के अंदर कोई फील्ड लाइंस नहीं होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो ये सभी बेसिक चीजें जो है इनको आप अच्छे से रिवाइज करें तो आप इस तरह के क्वेश्चंस इजीली बना पाएंगे। आज के लेक्चर में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हमारा वीडियो था इसका पर्पस ये था, हमने पिछले जो एग्जामिनेशंस हुए हैं, मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, उनसे हमने क्वेश्चंस उठाए, काफी सिंपल से क्वेश्चंस वहां पर देखने को हमको मिले। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आप कुछ सिंपल टॉपिक्स को कवर करते हुए, कुछ सिंपल टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए काफी अच्छा मार्क्स जो हैं एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं पूछी जा रही है। कुछ सर्टेन एरियाज हैं, कुछ सर्टेन स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, कुछ सर्टेन टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनमें रिपीटेशंस भी काफ़ी हैं और वो काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को होल एंड सोल कंप्लीट कवर ना करते हुए भी, कुछ स्पेसिफिक एरियाज में काम करते हुए भी, जैसा कि आपके पास अभी टाइम कम बचा है, उस पर्सपेक्टिव से मैं बताना चाहता हूँ कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप हमारे एडवाइसेस को फॉलो करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो इस लेक्चर को आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि आने वाले नीट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। थैंक यू।